स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 का जो कोर्स सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास, उसकी यूनिट पहली यानी कि इकाई 1 में से जो आपका ग जो आपका विषय है यानी कि हिंदी शब्द का अर्थ एवं प्रयोग। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, आपका अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इकाई 1 में मैंने आपको भारोपीय भाषा परिवार एवं आर्य भाषाएं, मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है। हिंदी का आरंभिक रूप, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वीडियो को देख लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी शब्द का अर्थ एवं प्रयोग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी शब्द का इतिहास। ठीक है, ये जो वर्ड हिंदी है कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे बना, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदी शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। आज जिस वर्ड को हम हिंदी कहते हैं यानी कि जिस भाषा के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी, वो बहुत पुराना वर्ड है। ठीक है, और फारसी में संस्कृत की जो स ध्वनि है वो है हो जाती है, यानी कि जो ईरानी भाषा है, ठीक है, जो फारसी भाषा है, उसमें स नाम की ध्वनि होती ही नहीं है, वो स को ह पढ़ते हैं। अगर सिंध होगा तो उसको वो हिंद पढ़ेंगे, और सिंधी होगा तो वो उसको हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब इसमें क्या हुआ कि सिंध से जो है हिंद बना और सिंधी से ही हिंदी बनी। आगे देखते हैं। शब्दार्थ की दृष्टि से हिंद, हिंद को हम भारत भी कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं जय हिंद, यानी कि भारत की जय हो। तो शब्दार्थ की दृष्टि से अगर हम देखें यानी कि हिंद, हिंद की किसी भी भाषा को हिंदी कहा जा सकता है, क्योंकि वो लोग तो मतलब सिंधु के उस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते थे। और उनकी जो भाषा होती थी उनको वो मतलब जो सिंध यानी कि हिंद, सिंध का जो इलाका था उसको उन्होंने हिंद का इलाका बोला, क्योंकि सह तो होता नहीं था। और उसको उन्होंने फिर आगे वहां के बोले जाने वाले जितने भी भाषाएं होती थी उन्होंने सबके लिए हिंदी यूज किया, यानी कि सिंध में बोले जाने वाले सिंधी, उन्होंने हिंद को हिंदी बना दिया, यानी कि वहां जितनी भी भाषाएं बोली जाती है सबको संयुक्त रूप से उन्होंने हिंदी कह दिया। आगे देखते हैं। हिंद शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। ठीक है, आज भी अगर हम देख सकते हैं हिंद शब्द जो है पूरे भारत के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसी हिंद से फिर हिंदी शब्द बना। ठीक है, इसी हिंद से फिर हिंदी शब्द बना। और आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। मैंने आपको प्राचीन आर्य भाषाएं पढ़ा दी थी। और आज की इस वीडियो में जो हम यही देख रहे हैं कि जो हिंदी शब्द आखिर आया कहाँ से। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ये जो हिंदी है ये आधुनिक आर्य भाषा है हमारी, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं। हिंदी नाम वास्तव में ईरान जो है ईरान के लोगों की देन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फारसी लोग जो ईरान लोग थे उन्होंने ही हिंदी नाम जो है हम तक पहुंचाया। और ईरान के जो सम्राट थे दारा, ठीक है, उन दारा जो सम्राट के अभिलेखों में हिंदू शब्द आया था एक बार। ठीक है, हिंदू शब्द कैसे आया, वहां हिंदू शब्द जो है सिंधु का फारसी रूप है। ठीक है, सिंधु जो शब्द है उसको फारसी में लिखेंगे तो वो हिंदू कहलाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वहां पे स ध्वनि नहीं होती थी, सा को हा लिखते थे। तो अभिलेखों में जो हिंदू लिखा हुआ मिला है वो आखिरकार क्या है, वो सिंधु लिखना चाहा था उन्होंने, लेकिन उनके वहां पे स नहीं होता था, वो हिंदू लिखते थे वहां पे। ठीक है, और दरअसल फारसी में सा का उच्चारण हा होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो आगे चलकर जो ये हिंदू का जो ऊ था ये लुप्त हो गया। देखो जैसे जैसे भाषा का विकास होता है तो कुछ में उसमें मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो आगे चलकर हिंदू में से ऊ जो है ये हट गया, लुप्त हो गया, और बाकी बच गया हिंद। ठीक है, अब सिर्फ हिंद बच गया। अब इसमें क्या हुआ, शुरुआत में ईरानी लोग जो थे सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को हिंद कहते थे, यानी कि ईरान के जो लोग थे, जो सिंधु नदी का तटवर्ती भाग था या जो सिंधु नदी के उस पार का जो इलाका था उसको वो हिंद कहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत के लिए वो हिंद का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे जो पूरा इंडिया है, पूरा भारत है, उसको वो हिंद कहने लगे। और आगे चलकर हिंद में उन्होंने इक प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, हिंद में इक जोड़ दिया तो क्या बन गया, हिंदिक। ठीक है, और हिंदिक जो भी ये शब्द बना तो इसके बाद में हिंदिक में से फिर कै गायब हो गया। तो जैसे जैसे भाषा का विकास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। तो हिंदिक में से फिर का गायब हो गया तो बच गया हिंदी। तो इस तरीके से कुछ हिंदी का इतिहास रहा है। ठीक है, तो याद रखना ईरानियों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है हिंदी शब्द के अंदर। अब अगला टॉपिक है हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ हिंदी। तो हिंदी का मतलब था भारत का निवासी या वस्तु,
या भारत की भाषा, इन तीनों के लिए इसका इस्तेमाल होता था। क्योंकि भारत का निवासी मतलब उनके ईरानियों के लिए सिंध एक इलाका था और वहां पे रहने वाले लोग सिंधी थे। लेकिन वो सा को हा पढ़ते थे तो वो इलाका हिंद बन गया और वहां पे रहने वाले लोग हिंदी बन गए। और वहां की अगर सिंध की कोई वस्तु है तो उसको वो मतलब सिंधी वस्तु की जगह वो हिंदी वस्तु कहने लगे। अगर वहां की कोई भाषा है सिंधी भाषा तो वो सिंधी भाषा की जगह उस हिंद की भाषा को हिंदी कहने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अलग अलग अर्थ सामने आए। और हिंदू, हिंद, हिंदिक और हिंदी, ये किस तरीके से इसका विकास रहा। हिंदू हमें अभिलेखों में देखने को मिलता है जो कि सिंधु के लिए यूज किया गया था। फिर इसका ओ जो है लुप्त हो गया, धीरे धीरे वो हिंद बना। फिर इसमें जो है इक जुड़ गया तो ये हिंदिक बना। जब धीरे धीरे विकास हुआ तो का गायब हो गया और फिर बचा हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग, यानी कि लैंग्वेज के रूप में कैसे हिंदी का प्रयोग हुआ। शुरुआत में हिंदी शब्द भारत की सभी भाषाओं के लिए इस्तेमाल होता था। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं मैं आपको कि ईरानी लोग जो हैं हिंद की सभी भाषाओं के लिए हिंदी शब्द इस्तेमाल करते थे। और मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में जबान हिंद का इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखोगे कि मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में यानी कि ईरानी साहित्य में जबान हिंदी का इस्तेमाल भारत की सभी भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के लिए चलता रहा। जबान हिंदी यानी कि हिंद की जबान, हिंद की भाषा, तो इसमें इन्होंने स्पेशल हिंदी को नहीं रखा, भारत की सभी भाषाएं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सभी के लिए इन्होंने जबान हिंदी का इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं। ईरानी बादशाह नौशेरवा के हकीम बजरोया ने पंचतंत्र को कलीला व दिमना नाम से अरबी में अनुवाद किया। जो पंचतंत्र हमारी रचना है भारत की, उसको कलीला व दिमना नाम से अरबी में उसका ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया, जिसकी भूमिका में लिखा गया है कि यह अनुवाद जबान हिंदी से किया गया है। तो जबान हिंदी वो किस लिए इस्तेमाल करते थे, भारत की सभी भाषाओं के लिए, चाहे प्राकृत हो, पाली हो, अपभ्रंश हो, संस्कृत हो। तो यहाँ जबान हिंदी से मतलब संस्कृत था, यानी कि प्राचीन जो हमारी भाषा रही भारत की। मुसलमानों ने शुरू में हिंद की भाषा को हिंदी कहा, हिंद जो इलाका है उसकी जो बोले जाने वाली भाषा उसको हिंदी कहा। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि पूरे देश में एक ही भाषा का व्यवहार नहीं होता। ठीक है, ये आपको भी पता है कि पूरे देश में हिंदी तो चलती नहीं थी, तो उनको भी महसूस हो गया कि भाई ये हम गलत कर रहे हैं, पूरे भारत के लिए हम एक भाषा नहीं कह सकते। उन्होंने फिर मध्य देश की भाषा यानी कि जो मध्य इलाका है, भारत के बीच का इलाका है, उसको उन्होंने हिंदी कहा। जो भारत का जो मध्य का इलाका है वहां जो भाषा बोली जाती है उसको हिंदी कहा। ठीक है, और हिंदी का जो प्राचीन नाम यानी कि हिंदवी, हिंदुई, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि मतलब हिंदी के जो प्राचीन नाम है, हिंदी के और पुराने जो नाम है जैसे कि हिंदवी, हिंदुई, दक्षिणी हिंदी, रेखता, रेखती आदि। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे हिंदी के प्राचीन नाम थे, हिंदवी, हिंदुई, दक्षिणी हिंदी, रेखता, रेखती। ठीक है, और क्या है इसमें देखते हैं। भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द के प्रयोग का श्रेय भारतीय मुसलमान कवियों का ही है। ठीक है, तो भाषा के संदर्भ में अगर हिंदी शब्द का इस्तेमाल हम देखें तो इसका जो इस्तेमाल है वो भारतीय मुसलमान कवियों का ही है। ठीक है, जो दक्षिण में बसकर दक्षिणी में साहित्य रचना कर रहे थे। ठीक है, दक्षिणी हिंदी का पुराना नाम, अब मैंने बहुत सारे नाम बताए थे आपको प्राचीन, तो उसी में दक्षिण में बसकर वो दक्षिणी में मतलब लिख रहे थे अपने साहित्य को। और आज हिंदी शब्द का प्रयोग हम तीन अर्थों में देख सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हिंदी शब्द का इस्तेमाल तीन अलग अलग अर्थों के लिए होता है। एक है व्यापक अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग, एक है भाषा वैज्ञानिक अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग, और एक है सीमित अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग। अब तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है व्यापक अर्थ में हिंदी का प्रयोग। बड़े पैमाने पर क्या हिंदी का प्रयोग होता है अर्थ में, तो प्राचीन व्यापक अर्थ में देश की सभी भाषा के लिए हिंदी का इस्तेमाल हुआ। ये मैंने आपको बताया कि वो जो ईरानी लोग थे उन्होंने हिंदी की सभी भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया। अल बिरूनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल ने हिंदी का यही अर्थ समझा। उन्होंने भी यही हिंदी समझा कि भाई जो हिंदी की भाषा है वो हिंदी है। और लेकिन मौजूदा समय में व्यापक अर्थ में हिंदी का प्रयोग 5 उपभाषाओं और उसकी 17 बोलियों के लिए किया जाता है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हिंदी का जो अर्थ है, व्यापक अर्थ है, वो है हिंदी सिर्फ केवल एक भाषा नहीं, हिंदी प्लस उसकी 5 उपभाषाएं प्लस उसकी 17 बोलियां मिलकर हिंदी बनाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे ही हिंदी क्षेत्र या हिंदी भाषी क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब जहां जहां ये चीजें बोली जाती हैं, हिंदी और उसकी भाषाएं और उसकी बोलियां, वो हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। इसकी 5 उपभाषाओं के नाम है। हिंदी की उपभाषाओं के नाम बता रहा हूं, याद रखना। पश्चिमी हिंदी,
पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी भाषा की। ये हमें याद होनी चाहिए एक भारतीय होने के नाते, ठीक है। और ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली आदि, ये सब बोलियां हैं इनके अंदर की, ठीक है। और इन बोलियों के विकास एवं साहित्य संबंधित विवेचन हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसी व्यापक अर्थ के कारण किया जाता है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर की कुछ बोलियां जिसमें बहुत सारा साहित्य लिखा गया, इनका विकास हुआ धीरे धीरे, ठीक है। और मतलब हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही इसे मतलब जो है व्यापक अर्थ के कारण इसमें ये किया जाता है। दूसरा अर्थ है इसका भाषा वैज्ञानिक अर्थ में इसका प्रयोग, ठीक है। हिंदी शब्द का भाषा वैज्ञानिक अर्थ में प्रयोग। अब इसमें क्या है, भाषा वैज्ञानिक अर्थ में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी शब्द की बोलियों के लिए हिंदी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, यानी कि इन दो शब्द की बोलियों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में अगर हम देखें तो पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, पूर्वी हिंदी और मतलब जो अगर हम देखें बुंदेली और पूर्वी हिंदी की मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली ये बताया गया है जो पश्चिमी और पूर्वी हिंदी है और जो उनकी बोलियां हैं, ठीक है, उनको अलग अलग कर दिया। पहले तो पश्चिमी की अलग और पूर्वी की अलग, और पश्चिमी वालों की सभी बोलियां बता दी। यहाँ पे पश्चिम में कौन कौन सी बोलियां हैं, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, बुंदेली है। तो इस पूरे को हिंदी कहा गया। और पूर्वी हिंदी में अगर हम देखें तो भारत के पूर्व साइड में जो बोलियां बोली गई जैसे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन सबको फिर सामूहिक नाम इनका हिंदी दिया गया, ठीक है। और बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी उपभाषा वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ इसमें पूर्वी और पश्चिमी हिंदी को ही शामिल किया जाता है। अगला है सीमित अर्थ में, ठीक है। सीमित अर्थ में हिंदी का प्रयोग कैसे होता है, तो सीमित अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग खड़ी बोली पर आधारित है, यानी कि जब सीमित अगर हम अर्थ में देखें तो हिंदी शब्द जो ये वर्ड है इसका प्रयोग खड़ी बोली पर आधारित है। नागरी लिपि, आपको पता है देवनागरी लिपि है हमारी, और नागरी लिपि में लिखे जाने वाली यह जो संस्कारित और मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज एक भाषा है, एक मतलब प्रमाणिक भाषा है जो कि भारत की राष्ट्रभाषा बनी। और वर्तमान समय में साहित्य, शिक्षा, आकाशवाणी, पत्रकारिता, शासन के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। हिंदी को आपने देखा होगा साहित्य में तो इसका इस्तेमाल होता है, शिक्षा में इसका इस्तेमाल होता है हिंदी का, आकाशवाणी में इसका इस्तेमाल होता है, एफएम रेडियोस वगैरह में, पत्रकारिता में इसका जो इस्तेमाल होता है आप देखोगे न्यूज़पेपर्स में, टीवी न्यूज चैनल्स में, ठीक है। और शासन में भी आप देखोगे, आप सरकारी जो मतलब जो भाषा है कामकाज की उसमें भी हिंदी का इस्तेमाल होता है। और यह भारत की राजभाषा होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों की राजभाषा भी है, ठीक है। यानी कि इन सब इलाकों में राजकाज की भाषा के रूप में भी हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही हम अब नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे जिसमें अगला टॉपिक आपका कवर करेंगे और आपकी यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आपको शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।